बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रज़ीज़ुल्लाह ख़ान। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेयो हॉस्पिटल के ब्लड सेंटर के अंदर, ब्लड बैंक में। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर इमरान शाहिद, जो कि मैनेजर हैं रीजनल ब्लड सेंटर के मेयो हॉस्पिटल के। जो ब्लड बैंक्स हैं उनको ये मैनेज करते हैं, उनके ये इंचार्ज हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि सबसे पहले तो इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, और एक ब्लड बैंक का जो इंचार्ज होता है उसको क्या क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है, और दूसरा ये क्या इनका काम है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर इमरान शाहिद, आपका शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है इस ब्लड बैंक के लिए? मेरा नाम डॉक्टर इमरान शाहिद है और मैं एज ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर यहाँ पे अपॉइंटेड हूँ मेयो हॉस्पिटल में। और मेरा जो है क्वालिफ़िकेशन, आई एम डूइंग माई एमफिल और आई एम जस्ट डूइंग ऑन माई वर्क ऑन थीसिस राइट नाउ। और बाकी ये है कि ब्लड बैंक के लिए एक हीमाटोलॉजिस्ट जो है वो इंचार्ज होना ज़रूरी है, जो कि सारे के सारे ब्लड को मेंटेन करेगा, हर चीज़ को इस तरह से उसने देखना चाहिए। क्योंकि हीमाटोलॉजी जो है उसका बेसिक बैकग्राउंड जो है वो हीमाटोलॉजी और ब्लड बैंकिंग का है, तो वो उसको एक बेहतर तरीके से सुपरवाइज़ कर सकता है। तो ये ब्लड बैंक मेयो हॉस्पिटल में 2-3 ब्लड बैंक है हमारे पास। मेयो हॉस्पिटल में हमारे पास जो मेयो की स्ट्रेंथ पे हैं वो 2 ब्लड बैंक हैं। एक रीजनल ब्लड सेंटर है और सेकेंडली जो है वो एमरजेंसी ब्लड बैंक है, जो एमरजेंसी के जो जितने भी आते हैं वहाँ पे उनको फैसिलिटेट करते हैं। इनकी कितनी कैपेसिटी है, कितना ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं एक टाइम पे? हमारे जो दोनों ब्लड बैंक्स हैं ये तकरीबन 1000 के करीब हम जो है ब्लड अप्रॉक्सीमेटली हम अगर एट अ टाइम हमारे पास स्टोरेज के लिए है तो हम उसको कंपनसेट कर सकते हैं। सही। अच्छा इमरान भाई, एक बात पूछनी थी कि हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि थ्योरेटिकल तो हमें जो नॉलेज है एज अ डॉक्टर कि ए पॉजिटिव को ब्लड डोनेट करता है और ए बी पॉजिटिव को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। लेकिन हम जब क्लिनिकली वार्ड्स में देखते हैं तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं कि ए पॉजिटिव को ए पॉजिटिव ही डोनेट करेगा और ए बी पॉजिटिव को ए पॉजिटिव डोनेट नहीं कर सकता। इसके पीछे क्या रीज़न है? एज ए हेमाटोलॉजिस्ट आप क्या कहते हैं? ये जो मॉडर्न ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन है इसमें जो ब्लड ग्रुप है पेशेंट का उसको वही ब्लड ग्रुप ही लगना चाहिए। क्योंकि सपोज़ अगर पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर बी की एंटीबॉडीज़ मौजूद होंगी। अगर आप उसको कोई और ब्लड देंगे तो वो एंटीबॉडीज़ उसके साथ रिएक्ट करके उसके अंदर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कॉज कर सकती हैं, जिसकी वजह से इन ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन से बचने के लिए हम जो स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप है वही पेशेंट को लगवाना चाहिए। ठीक है, तो ये एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से। और क्योंकि अगर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन पेशेंट के अंदर हो जाता है तो इट विल लीड टू वेरी ड्रास्टिक चेंजेस इन द पेशेंट और इसके जो है ख़तरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हाँ, इसका तो पता है कि जब रिएक्शन होता है, ब्लड रिएक्शन सबसे सीवियर किस्म का रिएक्शन है जिसमें बंदे की जान विद इन मिनट्स चली जाती है। अच्छा इमरान भाई, ये बताएं कि जो प्राइवेट एनजीओज़ काम कर रही होती हैं ब्लड डोनेशन के हवाले से, तो क्या वो गवर्नमेंट के जो ब्लड सेंटर्स हैं, ब्लड बैंक्स हैं, उनके साथ लाइजोन बना सकती हैं? लाइजोन तो नहीं इस तरह हो सकता क्योंकि वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू गिव ब्लड टू ओनली द पेशेंट्स ऑफ मेयो हॉस्पिटल। ठीक है, तो लेकिन अगर कोई हमें रिक्वेस्ट आती है, जैसे कि अगर कोई डिसर्विंग पेशेंट्स हैं, थैलासीमिया के पेशेंट्स हैं, ठीक है, तो उनको हम जो है वो एक्स्ट्रा फैसिलिटेट कर देते हैं। अच्छा, वैसे हमने ये तो देखा हुआ है, चूँकि मैं भी मेयो हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो पेशेंट कई पेशेंट ऐसे भी आ जाते हैं जिनके पास डोनर्स नहीं होते, तो ये हमारे जो ब्लड बैंक्स हैं मेयो हॉस्पिटल के या किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, तो ये नॉन डोनर बेसिस पे ब्लड प्रोवाइड कर देते हैं। जो हमारी प्राइवेट एनजीओज़ होती हैं ये अपने तौर पे हॉस्पिटल्स के अंदर आके पेशेंट को फैसिलिटेट कर सकती हैं, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे, ऑफिशियल लेवल पे इनको ये अलाउ नहीं होता कि ये ब्लड बैंक के साथ आके लाइजोन बनाएं और इनको ब्लड प्रोवाइड करें। एक तो आप जब ब्लड आता है आपके पास तो आप जो क्रॉस मैचिंग करते हैं, तो इस क्रॉस मैचिंग के अंदर आप क्या क्या चीज़ें देख रहे होते हैं एक पेशेंट की तरफ से? सबसे पहले जो हमारे पास डोनर आता है उसकी होता है डोनर असेसमेंट क्राइटेरिया होता है। डोनर असेसमेंट में हम उसकी फ़िज़िकल फिटनेस चेक करते हैं, ठीक है, उसका मतलब अपीयरेंस देखते हैं, उसका वेट देखते हैं, उसकी एज देखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसका पूरा क्वेश्चन है जिसको हम फॉलो करते हैं, उसके प्रीवियस हिस्ट्री पूछते हैं क्या है कि उसको पिछले कुछ दिनों में या उसको कोई डिजीज़ वगैरह तो नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारा डोनर असेसमेंट क्राइटेरिया है, उसको फॉलो करके फिर हम उसकी एचबी चेक करते हैं। अगर उसकी हीमोग्लोबिन 12.5 या 13 से ऊपर है फिर हम उसको अलाउ करते हैं कि वो एक होल ब्लड जो है वो ब्लीड कर सकता है। एक और चीज़ जो मैं आम लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर किसी बंदे ने एक दफ़ा ब्लड दिया है तो वो 3 माह तक वो आदमी आगे किसी को ब्लड ना दे, क्योंकि जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स हैं उनका लाइफ स्पैन जो है वो 120 डेज़ होता है। तो उसको टेक ओवर करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स जो हैं वो
जो है वो लग जाते हैं। तो इसीलिए बेहतर ये है कि जो इस बंदे ने एक दफ़ा खून दिया है वो तकरीबन 3 माह का वेट करे। 3 माह के बाद वो दोबारा अगर वो ज़रूरत पड़े तो वो अपना ब्लड जो है वो डोनेट कर सकता है। अच्छा, सम टाइम ऐसा भी होता है कि डोनर भी एक है और सीवियर जो है वो ब्लड लॉस हो गया पेशेंट का, तो एक पेशेंट मैक्सिमम विद इन जो है एक टाइम पे कितना ब्लड डोनेट कर सकता है एक पेशेंट को? इसका एक है कि हम तकरीबन 450 ml जो है वो एक डोनर से हम ब्लड ले सकते हैं। इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते, मतलब वो विद इन मंथ 2 दफ़ा नहीं ब्लड ट्रांसफ्यूज कर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक डोनर जो है वो एक दफ़ा तकरीबन 450 ml से 500 ml तक ही ब्लड दे सकता है। अगर उसने दोबारा देना है तो ही विल हैव टू वेट फॉर 3 months एंड देन ही विल कम बैक एंड डोनेट द ब्लड। अच्छा, हमारे यहाँ सबसे बेहतरीन अगर किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना है, किसी को इंतकाल खून करवाना है हमने, तो इसमें सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार क्या है कि हम होल ब्लड लगवाएं या हम कंपोनेंट्स में उसको लगवाएं? आजकल जो मॉडर्न ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन है उसके अंदर कंपोनेंट्स का रुझान जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि कंपोनेंट्स जो हैं वो एक लाइफ सेविंग चीज़ है। कंपोनेंट का फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने एक होल ब्लड से कंपोनेंट्स बना लिए हैं तो वो एक पेशेंट की बजाय आगे 3 पेशेंट्स का फ़ायदा कर सकते हैं। जैसे कि आपने होल ब्लड बना लिया, होल ब्लड से आप पैक सेल लगा लेते हैं, तो पैक सेल अगर किसी पेशेंट की एचबी कम है आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद सेकेंडली हम उससे प्लेटलेट्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, हम उससे फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा भी निकाल सकते हैं। अगर कोई पेशेंट है जिसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का इशू है, आप उसको आया कि होल ब्लड देने की बजाय आप उसको डायरेक्ट प्लेटलेट कॉन्सनट्रेट्स दें। और अगर कोई इस तरह का पेशेंट है जिसके अंदर कोआगुलेशन फैक्टर एबनॉर्मलिटीज़ है, या कोई पेशेंट ब्लीड कर रहा है, ठीक है, जिसमें आपको नहीं पता कि उसके अंदर कौन सा कोआगुलेशन फैक्टर डेफिशिएंट है, आप उसको FFPs दें रादर देन आप उसको होल ब्लड इशू करें, क्योंकि जब आप FFP देंगे तो FFP के अंदर सारे क्लॉटिंग फैक्टर मौजूद होते हैं। तो इस तरह से एक होल ब्लड का जो बैग है वो मुख्तलिफ पेशेंट्स के काम आ सकता है, जिसकी वजह से कंपोनेंट्स को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें फैसिलिटेट भी करना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस भी देनी चाहिए, डॉक्टर्स को भी ख़ास तौर पे इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि जी हम होल ब्लड की बजाय वी शुड गो फॉर द कंपोनेंट्स। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है कि कुछ लोगों को ना सीवियर ब्लड लॉस होता है, तो उसमें एक टाइम पे कितना ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम कर सकते हैं और किस रेशो में कर सकते हैं? ये तो डिपेंड करता है कि आया कि ब्लीडिंग किस लेवल पे हो रही है। हमारा एक इसका मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल है जो कि हम सर्जन के साथ ऑन बेसिस जब हमारे उनके कॉन्टैक्ट में होते हैं, तो अगर मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल जो है इनिशिएट हो जाता है तो वो जिस तरह फिर सर्जन रिक्वेस्ट करता है उस तरह उनको फिर हम ब्लड जो है वो देते रहते हैं। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की इंजरी किस लेवल की है या किस हिसाब से वो ब्लीड कर रहा है, तो उसके मुताबिक ही डील करते हैं। शुक्रिया इमरान भाई आपका टाइम देने का, आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हमारे सामीन के लिए। डॉक्टर इमरान शाहिद के बारे में एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि ये मेरे सीनियर हैं सरगोदा मेडिकल कॉलेज से, ये भी ग्रेजुएट हैं और मैं भी सरगोदा मेडिकल कॉलेज का ग्रेजुएट हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि हाँ यहाँ पे काम कर रहे हैं और ये ब्लड बैंक में काम कर रहे हैं। चूँकि मेरा ताल्लुक़ भी आजकल मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ कि हम कोई ब्लड डोनेशन सोसाइटी के ऊपर काम करें, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इमरान भाई आपसे मज़ीद बातें होंगी इस ब्लड डोनेशन से और ब्लड बैंक से मुताल्लिक। तो इंशाल्लाह ये हमारा पहला हेल्थ टॉक था। आप लोगों को अगर अपनी कोई बीमारियों से मुताल्लिक, बीमारी से बचाव से मुताल्लिक, कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन से मुताल्लिक किसी किस्म की भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट्स में बताएं हमें। हम इंशाल्लाह आपको बीमारियों से मुताल्लिक इन्फॉर्मेशन देंगे, उनसे कैसे बचना है, उनकी ट्रीटमेंट कैसे करवानी है और कहाँ से करवानी है, इंशाल्लाह हम आपको इससे मुताल्लिक इन्फॉर्मेशन देंगे। शुक्रिया। अच्छा, अब डॉक्टर साहब आए हैं, अब आपको हम अपने ब्लड बैंक का विज़िट कराते हैं, आपको सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं, साथ साथ एक एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताते हैं। हमारे पास सारा लेटेस्ट इक्विपमेंट जो है, सारी ब्लड बैंक के रिलेटेड जितनी भी गाइडलाइंस हैं उसका सारा हमारे पास इक्विपमेंट है, तो आए हम आपको उस चीज़ के बारे में भी बताते हैं। ठीक है इमरान भाई, चलते हैं आपका ब्लड बैंक देखते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ मेयो हॉस्पिटल पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल में से एक है और आज हम विज़िट करते हैं इसके ब्लड बैंक का। आए अच्छा, ये वाली जो हमारी मशीन है इसको कहते हैं रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज। ये मशीन जो है वो यूज़ होती है ब्लड कंपोनेंट्स बनाने के लिए। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि इसके अंदर इस तरह की बकेट्स बनी होती हैं और
इन बकेट्स में ये जो है इसके अंदर हम जो है ब्लड के कंपोनेंट्स बनाते हैं। इसके अंदर डिफरेंट बकेट्स होती हैं और इसके अंदर हम होल ब्लड रखते हैं। फिर होल ब्लड को फिर जब हम इसमें सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो इससे डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो लैदा हो जाते हैं। अब आप इधर आ जाएं, ये हमारे पास एक जो मशीन है, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा एक्सट्रैक्टर। ठीक है, इस प्लाज्मा एक्सट्रैक्टर से हम इसको इस तरह से पीछे को ड्रॉ करके इसके अंदर से हम ब्लड बैग रखेंगे तो जिससे वो है ऊपर से प्लाज्मा जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और हम बैक सेल जो है वो आगे किसी ना किसी को ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक और मशीन है जो कंपोनेंट्स बनाने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, अब इधर आ जाएं, ये वाली जो हमारी मशीन है इसको हम कहते हैं प्लेटलेट एफरेसिस मशीन। ठीक है, इसके अंदर से जो मेगा यूनिट्स हैं वो हम ट्रांसफ्यूज़ करवाते हैं। अब मेगा यूनिट का बेसिकली काम ये है कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, जैसा कि आजकल डेंगू के बड़े पेशेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, इन डेंगू के पेशेंट्स के अंदर अब हमें जब सिर्फ प्लेटलेट्स चाहिए तो हम प्लेटलेट्स जो हैं वो सिर्फ इससे निकाल सकते हैं। इससे जो भी डोनर आएगा उसका हमें होल ब्लड हम नहीं लेंगे। इस मशीन के थ्रू 2 वेंस उसमें वेंस में हम क्लैंप करेंगे जिससे एक साइड से ब्लड आएगा और वो मशीन के अंदर जाएगा और वो सारे प्लेटलेट्स निकाल के बाकी जो ब्लड होगा वो दोबारा दूसरी बाजू में उसकी जो वेन होगी उसके अंदर उसमें वापस ट्रांसफ्यूज़ कर दिया जाएगा। ठीक है, वो वाली जो हमारी मशीन है आपको नज़र आ रही होगी, इसको हम कहते हैं प्लेटलेट इंक्यूबेटर विद एजिटेटर। ये इसमें क्या करते हैं, हम इसमें प्लेटलेट्स को स्टोर करते हैं। प्लेटलेट्स को स्टोर करने के लिए ये मशीन इसीलिए ज़रूरी है कि इसके अंदर प्लेटलेट्स जब हम रखेंगे उनको कॉन्टीन्यूस शेकिंग चाहिए होती है। अगर हम इसको कंटिन्यूस शेक ना करेंगे तो क्या होगा कि प्लेटलेट्स जो है उसकी क्लम्पिंग हो जाती है। अगर इसमें प्लेटलेट्स की क्लम्पिंग हो जाती है तो फिर उसको उससे बचाने के लिए उसको प्लेटलेट इंक्यूबेटर विद एजिटेटर में रखते हैं। ठीक है, बाकी ये 3 मशीनें इनका कोई काम नहीं है फिलहाल। ये हमारे पास एक्स्ट्रा कंपोनेंट बनाने के लिए पड़ेंगे। इधर आइए। ये जो हमारे पास है मशीन 2, ये हमारे पास क्रॉस मैच के लिए लेटेस्ट इक्विपमेंट है, जेल कार्ड मेथड इसको हम कहते हैं। ये क्रॉस मैच के लिए यूज़ होता है। इसमें क्रॉस मैच का जेल कार्ड से करने का फ़ायदा ये है कि इसके अंदर से हमारा जो है क्रॉस मैच का टाइम जो है वो काफ़ी सेव हो जाता है। नॉर्मल क्रॉस मैच जो है उसमें तकरीबन 45 मिनट्स लगते हैं, तो इसके अंदर जो है वो सिर्फ तकरीबन 20 से 30 मिनट्स के अंदर आप क्रॉस मैच कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास जो मशीन है, ये जो मशीन है इसका नाम है क्लाया मशीन है। ये हमारे पास क्लाया इज़ केमिल्यूमिनेसेंस एमिनो एसे, और ये मशीन जो है ये ब्लड की स्क्रीनिंग के लिए यूज़ होती है। ठीक है, हम जो है जो 5 बीमारियां हैं जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, सिफिलिस और मलेरिया, ठीक है, उन सब की जो स्क्रीनिंग है वो इस लेटेस्ट जो है हमारे पास मशीन है इसके अंदर जो है वो हम करते हैं। ठीक है, तो इसका मेथड जो है इसकी सेंसिटिविटी तकरीबन 95 से 97% तक सेंसिटिविटी है। अगर इसके बरक्स अगर हम ICT किट मेथड से करते हैं उसकी सेंसिटिविटी जो है वो सिर्फ तकरीबन 60% तक थी, तो ये चूँकि अपग्रेडेड वर्जन है तो इसके लिए इसकी सेंसिटिविटी जो है वो 95% तक है। ठीक है, अब ये जो है ये हमारे पास स्टोरेज कैबिनेट्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जी इसके अंदर हमने ऑलरेडी जो हमारे पास ब्लड है वो हमने स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, जो रिस्पेक्टिव ब्लड हैं, ठीक है, जैसे A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव। ठीक है, और ये पैक सेल वाले में ये पैक सेल्स हैं हमारे पास। यहाँ पे जो स्टॉक है वो पैक सेल्स का है। जो इमरजेंसी ब्लड बैंक है वहाँ पे हमने होल ब्लड का जो है वो स्टॉक रखा होता है। ठीक है, तो ये सारा उसके डेली मेंटेनेंस वगैरह हर चीज़ होती है। ठीक है, इसके अंदर हमने जो उसकी किट्स हैं क्लाया की वो स्टोर की हुई हैं। ठीक है, अब वो लास्ट वाली जो मशीन है वो है FFPs के लिए, ये वाली। ठीक है, इसके अंदर हम FFPs को फ्रीज़ करते हैं। ठीक है, ये देखें डॉक्टर साहब। ठीक है, अब ये देखें ये फ्रीज़र है, इसके अंदर हमने जितना भी प्लाज्मा जो है उसको हम फ्रीज़ कर लिया है। जब हम इसमें इसको फ्रीज़ करते हैं तो उसकी लायबिलिटी तकरीबन 1 ईयर तक रहती है। अगर हम इसको टेम्परेचर बड़ा अच्छा मेंटेन रखेंगे तो 1 साल तक हम प्लाज्मा इसको जो है वो सेव कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जो पूछना था कि एक ब्लड जो होता है वो कितनी देर तक स्टोर रहे तो वो काबिल इस्तेमाल हो सकता है? ये इसमें कंपोनेंट्स के हिसाब से, अगर होल ब्लड को अगर हम देखेंगे तो होल ब्लड जो है अगर हम उसको 2 से लेके 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इसको स्टोर करेंगे तो ये 30 दिन तक उसमें स्टोर रहता है। ठीक है, और ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा जो है अगर हम इसको
28 से लेकर -40 डिग्री तक हम फ्रीज़ करेंगे तो ये 1 साल तक इसके अंदर बिल्कुल ठीक रहेगा, इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं। मतलब 1 साल के अंदर अंदर वो बंदा किसी को भी इस्तेमाल करवा सकता है। बिल्कुल ऐसे। और पीसीबी जो है पैक्सल वालियों में ये भी होल ब्लड और पैक सेल्स का दोनों एक ही है। जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स के स्टोरेज के लिए है, वो सिर्फ हम 5 डेज़ के लिए स्टोर करते हैं। 5 डेज़ के लिए। प्लेटलेट्स की हाफ लाइफ है वो सिर्फ आप कह रहे हैं कि पीसीबी और होल ब्लड जो है 1 साल, एक पीसीबी और होल ब्लड जो है वो 1 माह 1 माह के 30 लिए, days के ठीक के लिए। जो एफएफपीज हैं वो 1 साल के लिए 1 साल के लिए। और जो प्लेटलेट्स हैं वो 5 दिन के लिए। 5 दिन के लिए, ठीक हो गया, सही हो ये गया। हमारा ब्लड बैंक है। तो ये हमारे जितना भी है, ये आपके स्टाफ है, आपके सामने है, ठीक है। ये हमारे सीनियर टेक्नीशियन है, मलिक साहब बैठे हैं, वो सदीक साहब हैं, ठीक है। तो ये सारा अमला जो है बड़ा एफिशिएंटली हर वक्त ब्लड बैंकिंग के लिए मौजूद है, ठीक है। इमरान भाई वैसे मैं भी यहीं पे काम करता हूँ और माशाल्लाह मैं जब भी आया मेरे साथ बड़ा कोऑपरेटिव है। जब भी मुझे किसी डोनर के रिसिपेंट के लिए ब्लड चाहिए था फ़ौरन से मुझे मिला है। और हम हॉस्पिटल के अंदर जितना भी अमला काम करने वाला है वो काफ़ी एफिशिएंट है और कोऑपरेटिव है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका आज का टाइम देने के लिए, ब्लड बैंक से लोगों को मुतारफ़ कराने के लिए। उम्मीद है लोगों को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन उनके माइंड में होगा तो हम लोगों से गुजारिश करते हैं वो अपना कमेंट में हमें दें कि उनके कोई क्वेश्चन है उनके माइंड में, तो क्वेश्चन कमेंट में बताएं, फिर हम इंशाल्लाह उसके ऊपर भी मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। शुक्रिया दोस्तों। तो अभी हमने डॉक्टर इमरान शाहिद के साथ ब्लड बैंक का विज़िट भी कर लिया है और इन्होंने हमें बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दी है। और इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जो हाउस ऑफिसर्स हैं, हमारे ये डॉक्टर्स हैं बाकी, वो इस ब्लड बैंक में आके लाजमी थोड़ी देर के लिए एक रोटेशन करें, हफ्ते 2 हफ्ते की, ताकि उनको ब्लड बैंक के बारे में थोड़ा सा और ब्लड कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हासिल हो। तो इमरान भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ब्लड बैंक के बारे में बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, ब्लड बैंक का विज़िट कराया। उम्मीद है लोगों को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होंगी। और फिर भी अगर आप लोगों के जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन बयान कर सकते हैं और फिर हम इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अभी मज़ीद हम इस ब्लड बैंक के बारे में आपको मालूमात देंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और डॉक्टर इमरान शाहिद आपका एक बार फिर से शुक्रिया।